हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के केस में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो उससे पहले जानते हैं कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता क्या है। बेसिकली ये एक कंडीशन है इन विच हार्ट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू मीट बॉडीज़ ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कंप्लीट नहीं होती है। क्या होता है कि जो हमारे हार्ट का पंपिंग एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। अब आप ये देखिए कि अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ठीक है, तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड पहुंचेगा कम, और अगर कम ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी। ठीक है, तो परफ्यूजन अच्छे से नहीं होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो हम देखते हैं कि ये होती कैसे है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, हार्ट की पंपिंग एक्शन कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो अच्छे से खाली नहीं हो पाती है, वहाँ पे ब्लड भरा रह जाता है। वेंट्रिकल्स आर नॉट कम्प्लीटली एम्पटीड। तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से जो वीनस प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ बढ़ता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होगा, तो उसकी वजह से हमें पल्मोनरी इडीमा देखने को मिलता है, डिस्निया देखने को मिलता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमें पेरिफेरल इडीमा देखने को मिलेगा और हेपेटोमेगली देखने को मिलेगी। अब जब हमारी बॉडी में ये साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। तो कंपनसेट करने के लिए वो क्या करती है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसको स्टिमुलेट कर देती है। तो जो रास सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो रास सिस्टम बेसिकली क्या करते हैं, जो ब्लड फ्लो होता है ना उसको बढ़ा देते हैं। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे ब्लड पहुँचने लगेगा, और कार्डियक आउटपुट भी है जो वो मेंटेन हो जाएगा। ये कुछ टाइम तक तो मेंटेन करता है, बट ये क्या करते हैं, वर्कलोड बढ़ा देते हैं वेंट्रिकल्स पे। अब वेंट्रिकल्स को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, अब वो और काम करेंगी और काम करेंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो जो सेल्स होती हैं ना वो आपस में अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, और उससे क्या होता है, वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ टाइम तक तो हमारा कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहता है, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स में सेल्स ज़्यादा हैं, वो अच्छे से काम ज़्यादा कर रही हैं। बट वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो फिर वो क्या होता है, कुछ टाइम तक काम करती है फिर वो फेल कर जाती है। फिर इसी कंडीशन से क्या होता है, कार्डियक फेलियर हो जाता है। तो ये होता है हमारा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इस कंडीशन में देते हैं, ताकि हम मॉर्बिडिटी को रोक पाएँ, साथ ही साथ मोर्टेलिटी को रोक पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब ड्रग्स के बारे में। हम बेसिकली 3 टाइप के ड्रग्स यूज़ करते हैं, डायूरेटिक्स, वेसोडाइलेटर एंड आइनोड्रॉप्स। डायूरेटिक में आ जाते हैं हमारे फ्रूजेमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन। वेसोडाइलेटर में आर्ट्रियल डायलेटर भी होते हैं, वीनो डायलेटर भी होते हैं, और ऐसे डायलेटर भी होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स दोनों को डायलेट करते हैं। ठीक है, आइनोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देते हैं। अब हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो पंप ही नहीं कर रहा था ना, हमारी मेन प्रॉब्लम तो यही थी सीएचएफ में, कि वो हार्ट पंप नहीं कर रहा है और ब्लड नहीं जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देते हैं, जिससे हार्ट अच्छे से पंप करता है, ब्लड जाता है पूरी बॉडी में और ये प्रॉब्लम ट्रीट होती है। तो इसमें बेसिकली 4 ड्रग आते हैं हमारे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आते हैं, पीडीई इनहिबिटर्स आते हैं, न्यू ईयर एजेंट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक में हमें ये याद रखना होता है कि डायूरेटिक सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि डायूरेटिक सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, बस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि ये पता है क्या कर रहे होते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए। तो रास में क्या होता है, हमारा एल्डोस्टेरॉन जो होता है ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन का आपको याद होगा कि ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करा रहा है, मतलब जो पानी है वो और ज़्यादा रुक रहा है बॉडी में। तो क्या होता है, जो प्लाज्मा लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अब प्लाज्मा लेवल बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो वो जाके फ्लूइड कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, असाइटिस कर रहा है, ठीक है, असाइटिस कर रहा है, हेपेटोमेगेली कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो ये, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये जो एक्सेस सोडियम एंड वाटर है ना इसको एक्सक्रीट करवा देते हैं। दे इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, और क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होता है ना बॉडी में उसको रिमूव कर देते हैं।
जैसे कि जो पल्मोनरी इडीमा के केस में वहाँ पे भरा पड़ा था फ्लूइड, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो अब वो फ्लूइड चला जाएगा तो पेशेंट इज़ एबल टू टेक ब्रेथ प्रॉपरली, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, प्रीलोड को भी कम करता है, वीनस प्रेशर को भी कम करता है, ठीक है। अब प्लाज्मा लेवल को कम कर रहा है, तो वीनस प्रेशर तो कम कर ही रहा है ना, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, कार्डियक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है और एडिमा को भी रिलीव करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे डायूरेटिक्स। इसके एग्जांपल है फ्रूजेमाइड एंड स्पायरोनोलेक्टोन। इसमें आपको इतना याद रखना होता है कि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड जो होता है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, और जो भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनको रिलीव कर देते हैं, ठीक है। इडीमा को भी कम करते हैं और कार्डियक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये था हमारा डायूरेटिक्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ वेसोडाइलेटर के बारे में। तो वेसोडाइलेटर क्या होते हैं, हमारी जो वेन्स होती हैं ना उनको ऐसे डायलेट कर देते हैं, या फिर हम अगर हमारी आर्टरी है तो उसको डायलेट कर देते हैं। अब ये डायलेट अगर हो गई तो यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रीलोड और आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। प्रीलोड एंड आफ्टर लोड क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वहाँ पे पूरी बॉडी में से क्या होता है, ब्लड आता है, फिर उस ब्लड को हार्ट को पंप करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रीलोड, ठीक है। तो प्रीलोड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको वीनस रिटर्न भी बोलते हैं, मतलब जो पूरी वीनस सिस्टम होता है वो सारा का सारा ब्लड लेके हमारी बॉडी से हार्ट के पास आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रीलोड। अगर ज़्यादा वो होता है ना ब्लड, जो वीनस रिटर्न अगर ज़्यादा होता है तो हार्ट को काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है। अब हार्ट के पास अगर ब्लड कम आएगा तो उसको पंप भी कम करना पड़ेगा, तो उसका जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना काम करते हैं। साथ ही साथ ये आफ्टर लोड कम करते हैं। आफ्टर लोड का मतलब होता है जो सिस्टमिक हमारी वेसल्स होती हैं वहाँ पे जो रेजिस्टेंस लग रही होती है, प्रेशर पड़ रहा होता है, तो उसको कम करते हैं। उसको कैसे कम करते हैं, ये आर्टरीज़ को डायलेट कर देते हैं। अब आर्टरीज़ को डायलेट कर देंगे तो जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा ना। आप ऐसे याद रख सकते हो, आफ्टर लोड में ए आ रहा है, ठीक है, तो मतलब है आर्टरीज जब डायलेट होंगी तो आफ्टर लोड कम होगा, वेन्स जब डायलेट होंगी तो प्री लोड कम होगा। तो इसको आप याद कर सकते हो, ए से याद कर लेना कि आर्टरीज का जो वो कम होगा, डायलेशन होगा, तो आफ्टर लोड कम होगा। तो बेसिकली वेसोडाइलेटर्स में क्या था, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं दैट डायलेट द वेसल एंड रिड्यूस द वर्कलोड ऑन हार्ट। अब कैसे रिड्यूस कर रही हैं, दो तरीके से करनी है, एक प्रीलोड को कम कर रही है, एक आफ्टर लोड को कम कर रही हैं, जिसकी वजह से हार्ट इजीली पंप कर पाता है। अब हम बात करते हैं, इसमें वीनो डायलेटर्स होते हैं, आर्ट्रियोलर डायलेटर्स होते हैं, साथ ही साथ मिक्स डायलेटर्स होते हैं। वीनो डायलेटर होते हैं जो वेन्स को डायलेट करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गए, नाइट्रेट में हमारा एनटीजी हो गया, आइसोसाइसोर्बाइड नाइट्रेट हो गया। आर्ट्रियोलर डायलेटर्स में हमारा हाइड्रालाजीन हो गया, ठीक है। फिर ऐसे डायलेटर होते हैं जो कि मिक्स होते हैं, मतलब आर्टरीज और वेन्स दोनों को ही डायलेट करते हैं। इसमें हमारे एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं, आप्स आ जाते हैं, प्राजोसिन आ जाता है, एंड साथ ही साथ नाइट्रोप्रोसाइड और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में आपको ये याद रखना होता है कि ये हम ऐसे रैंडमली यूज़ नहीं करते हैं। जब किसी पेशेंट में जो बाकी के वेसोडाइलेटर होते हैं ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, हम तभी यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट्रोप्रोसाइड में आपको याद रखना होता है कि ये रैपिडली एक्टिंग होता है बट शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। इसको हम एक्यूट अटैक्स में यूज़ कर सकते हैं। और प्राजोसिन जो होता है वो अल्फ़ा 1 एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। तो हमें इतनी ही बात, हमें मोटी मोटी बात वेसोडाइलेटर्स के बारे में याद रखनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी आइनोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है, कि आइनोट्रॉप्स क्या होते हैं। आइनोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती हैं। तो हार्ट अच्छे से जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरा फोर्स लगा के कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा नहीं रह जाता, वो अच्छे से पंप होता है। अब भरा नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो भी सिम्टम्स आ रहे थे हमारे कंजेशन के, इडीमा के, वो सारे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये रिलीफ देता है और कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करता है। इसमें मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें आती हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, बीटा 1 एगोनिस्ट, पीडीई इनहिबिटर्स, कैल्शियम सेंसिटाइजर्स, ठीक है। तो ये मैंने ऐसी छोटी सी टेबल बनाई है ना जिसको आपको शॉर्ट में याद हो जाएगा, ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो वो क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देता है। जो बीटा एगोनिस्ट है वो सीएएमपी को लेवल को बढ़ा देता है। सीएएमपी बेसिकली 2 चीज़ें करता है, एक तो ये वेसोडाइलेटर करा देता है, साथ ही ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
तो ये दोनों तरीके से हेल्प करेगा हमारे इस कंडीशन को ट्रीट करने में। जो पीडीई इनहिबिटर्स हैं वो उसमें क्या होता है, ये हमारे सीएएमपी के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ये क्या करता है, सीएएमपी को तोड़ देता है। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा ना तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और जो स्मूथ मसल है ना हमारे हार्ट की, उनका रिलैक्सेशन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें इस कंडीशन में आराम मिलेगा, ठीक है, पेशेंट को आराम मिलेगा। तो ऐसे करके ये ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। फिर आते हैं कैल्शियम सेंसिटाइज़र। कैल्शियम सेंसिटाइज़र में पता है क्या होता है, ये ना कैल्शियम की लेवल को नहीं बढ़ाते, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते हैं, इसीलिए टैकीकार्डिया भी नहीं करते हैं। बस ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम की जो सेंसिटिविटी है ना उसको बढ़ा देते हैं। तो जो हमारा ट्रोपोनिन सी होता है ना वो कैल्शियम के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो अपना एक्शन और ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो अब हम बात करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। क्या होता है कि हमारे हार्ट पे जो होते हैं बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये रिसेप्टर जब हमारे स्टिमुलेट होते हैं तो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, तो हमारा हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। और कार्डियक आउटपुट ये कैसे बढ़ाते हैं, ये हमें टैकीकार्डिया नहीं करते हैं, ठीक है। हमें ये इंपॉर्टेंट बात होती है, हमें याद रखनी होती है कि जो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देते हैं विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट टैकीकार्डिया, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब बीटा 2 एक्टिवेट हो रहा है तो क्या होता है, वेसोडाइलेटर हो जाता है, ठीक है, मतलब वेसोडाइलेशन हो जाता है। तो हमारे जो बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट हैं वो दो तरीके से अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, फिर हमारा वेसोडाइलेशन करवा रहे हैं। तो हमें बेसिकली यही दो चीज़ें करवानी होती है हार्ट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि क्या था, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जो हमारा हार्ट है अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है तो ब्लड जा ही नहीं रहा है। तो हमें बेसिकली ये है ना कि हमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देना है, तो वह चीज़ हमारी ये ड्रग्स कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव हो। अब हम बात करते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स की, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो सीएएमपी को तोड़ देते हैं। अब सीएएमपी क्या होता है, क्या काम करता है और हमें क्यों चाहिए होता है, ये हम क्यों इसके जो टूटना है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। सीएएमपी बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो कि जो सिग्नल्स है हमारे हार्ट में पहुंचाता है, उसके सेल्स में पहुंचाता है। ये करता क्या है, बेसिकली इसका लेवल जब ज़्यादा होता है ना तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है हार्ट का, साथ ही साथ स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करवा के विजुअलाइजेशन भी करवाता है। तो इसका लेवल अगर ज़्यादा रहता है ना तो हमारी जो हार्ट की कंडीशन होती है इसको ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस एंजाइम के इनहिबिटर्स देते हैं ताकि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए और इसका लेवल बढ़ जाए, क्योंकि ये इसको तोड़ रहे थे ना। तो ये क्या करते हैं, दीज इनहिबिट द एंजाइम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज विच डिग्रेड सीएमपी। इसकी वजह से क्या हुआ, सीएमपी का लेवल बढ़ गया और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ गया, साथ साथ वेसोडाइलेशन भी बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट था वो बढ़ गया। तो हमें याद रखना है कि ये वाले बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, ये दोनों लोग मिलके क्या करवा रहे हैं, वेसोडाइलेशन, साथ ही साथ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों काम करवा रहे हैं। तो इसी में ना बीट जो हमारा ये वाला ड्रग था फॉस्फोडाइएस्ट्रेज वाला, इसी में एक और ड्रग है दैट इज सिल्डेनाफिल। ये स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी गलत है, इसमें सिल्डेनाफिल है, एल भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, PDE5 को इनिबिट करता है। बेसिकली जो PDE5 होता है वो हमारे लंग्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब लंग्स में ज़्यादा देखने को मिलता है तो ये हमारा क्या करेगा, वहाँ पे सीएमपी का लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि उस एंजाइम को तोड़ देगा, इनिबिट कर देगा। अब इनिबिट करेगा तो सीएमपी का लेवल को बढ़ाएगा। सीएमपी अगर हमारा लंग्स में ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप ये देखो, लंग्स में जो भी वो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करवा देगा, वेसोडाइलेशन करवा देगा। तो बेसिकली होगा क्या, हमारे लंग्स में अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसको भी ठीक कर रहा है। तो सिल्डेनाफिल के साथ हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है कि अगर पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर तो है, बट साथ ही साथ अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी है ना तो ये उसको भी ट्रीट कर देता है। तो वहाँ हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें पल्मोनरी सिम्टम्स भी आ रहे हैं कार्डियक के साथ साथ, तो वहाँ पे हम सिल्डेनाफिल को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कार्डियक फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। और जो अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग की जिसका नाम है लीवोसिमेंडन।
ये एम नहीं है, यहाँ पर एन है, ठीक है। ये कैल्शियम सेंसिटाइज़र होते हैं। हमें याद रखना है कि ये कैल्शियम के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, बस उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। ये 3 तरीके से अपना काम करते हैं। सबसे पहले जो ट्रोपोनिन सी प्रोटीन होती है, हमारे हार्ट में मिलती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं फॉर कैल्शियम। फिर ये क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को ओपन करके हाइपर पोलराइजेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो जाता है। और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करते हैं, क्योंकि ये इंटरसेलुलर कैल्शियम के लेवल को नहीं बढ़ाते। तो ये क्या करेंगे, ये वेसोडाइलेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से बीपी कम होता है, प्रीलोड कम होता है, आफ्टर लोड कम होता है। कोरोनरी डायलेशन कराते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। और आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये है हमारा लेवोसिमेंडन के बारे में। बेसिकली ये एक न्यू ईयर ड्रग होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में हम पूरा एक अच्छे से लेक्चर कवर करेंगे, बनाएंगे अलग से। बस इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताऊंगी, लाइक जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना बताने के लिए। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये एक आइनोट्रॉप होता है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप होता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली ड्रग इसमें होती है डिजॉक्सिन। इसका जो सोर्स होता है वो होता है एक प्लांट जिसका नाम है डिजिटेलिस परप्यूरे, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल होते हैं डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, और ये ओ है एक्चुअली यहाँ पे, इसका नाम है ओआबिन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, नॉर्मली देखिएगा, ठीक है। ये दोनों जो पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम कैल्शियम, ये साथ में काम करते हैं। मतलब इसका जो इफेक्ट होता है वो इस पर भी होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो सोडियम है वो बाहर जा रहा होता है, जो पोटेशियम है वो अंदर आ रहा होता है, ठीक है। बट ये ड्रग क्या करते हैं, ये इस पंप को ना बंद कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो अब सोडियम बाहर नहीं जाएगा, अंदर एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पूरे में सोडियम 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 भर जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ सोडियम भर गया, ठीक है, ये पूरा एक ही चीज़ है बट अलग अलग पंप प्रेजेंट है। अब अंदर क्या हो गया, इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस में ना सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया। अब बाहर से क्यों आएगा जब यहाँ पे इतना ज़्यादा है, तो ये जो बाहर से आ रहा है ना, ये स्लो हो जाएगा। ये वाला पंप जो है रिवर्स में काम करता है। इस पंप के थ्रू क्या होता है, सोडियम अंदर आता है और कैल्शियम बाहर जाता है। अब यहाँ पे इतना सारा ना, इसके बंद होने की वजह से यहाँ पे इतना सारा सोडियम भर रह गया ना कि ये अंदर आ ही नहीं पा रहा है। ये पंप बहुत स्लो हो गया। अब बहुत स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जा पाएगा। ये पंप इतना स्लो हो जाएगा ना कि ये बाहर ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम भी बहुत ज़्यादा भर गया और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा भर गया। तो अब जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है ब्लॉक कर देता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज को, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, ये सोडियम जो कैल्शियम चैनल है, एक्सचेंजर चैनल है, ये भी अफेक्ट हो जाता है। और क्या होता है, जो कैल्शियम है वो एक्यूमुलेट हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, और ये ड्रग पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। फार्माकाइनेटिक्स में बात करें तो इसमें क्या है कि ये इसका जो रूट होता है, ओरल भी होता है, आईवी भी होता है। हम ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। और बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है कि कितना हम जाकर ये हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो 70 to 80% होती है, मतलब अच्छी खासी होती है। ये प्रोटीन बाइंडेड नहीं होते हैं ज़्यादा, प्रोटीन बाइंडिंग इनकी काफ़ी कम होती है। साथ ही साथ अगर हम टी हाफ की बात करें तो टी हाफ इसका 36 आर होता है, और इसका एक्सक्रीशन रीनल के थ्रू होता है। तो ये हमने मतलब ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ कार्डियक ग्लाइकोसाइड के एडवर्स इफेक्ट एंड यूजेस। यूज़ बेसिकली इसके दो मेन यूजेस हैं कि हम कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज़ करते हैं एंड कार्डियक अरिथमास में यूज़ करते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो दो टाइप के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एक जो हार्ट में आते हैं मतलब कार्डियक साइड इफ़ेक्ट, एक जो हार्ट के अलावा हमारी बॉडी पार्ट्स में आते हैं वो वाले साइड इफ़ेक्ट, इसको हम लोग एक्स्ट्रा कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक में हमें अरिथमिया देखने को मिल सकता है, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, पीवीसी, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। और हमें एक्स्ट्रा कार्डियक में एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सीएनएस में कन्फ्यूज़न, वीकनेस, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। और इंडोक्राइन में अगर हम बात करें तो हमें गायनेकोमेस्टिया भी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग्स फॉर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो हम जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उसके बारे में हम आगे एक और लेक्चर बनाएंगे, जिसके बारे में हम आपको उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड की टॉक्सिटी भी बताएंगे एंड उस टॉक्सिटी को ट्रीट कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।